ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और रिवीजन करने के साथ साथ ये डेवलप होता है। पहले ही दिन से ये एकदम नहीं आता था मेरे को, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता था। तब मैं देखा कि मुझे क्वेश्चन को मतलब कुछ पार्ट में डिवीजन कर लेना है कि कितना क्वेश्चन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम श्योर शॉट है मेरा, मतलब ये 100% करेक्ट है। कितना क्वेश्चन में मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, कितने में दो एलिमिनेट कर पाया। ऐसे मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और मैं डेली जो 4 या 5 सब्जेक्ट को पढ़ता था उसका 20-20 करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2019 की परीक्षा को क्लियर करके रेवेन्यू सर्विसेज में रैंक 7 हासिल करने वाली सौम्यजीत पॉल जी। वेलकम सौम्यजीत टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। सौम्यजीत, अभी मैं सभी को बता रही थी कि रैंक 7 आपने हासिल की है रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर और आप जल्दी रेवेन्यू ऑफिसर बनने वाले हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। अपने I am from Mehati. It's a suburban town near Kolkata, around 35 kilometer. I completed my class 10th from local school. After that, I completed my 12th from Hooghly Collegiate Government School. And then I got admitted in BSc Geography Honors. And I completed in 2016 from Presidency University, Kolkata. From there, I completed my MSc Geography in 2018. After that, I started preparing for civil services from July 2018. And this is my first WBCS attempt. And I got selected in Revenue Service. सौम्यजीत, you got selected in your very first attempt and अगर हम वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो this is one of the most prestigious and celebrated examination in West Bengal. क्या मोटिवेशन था इस एग्जामिनेशन के लिए? मोटिवेशन तो यही था कि मुझे कुछ करके दिखाना है और जो सिविल सर्विस का एक अलग पैशन होता है वो जब मैं एमएससी कर रहा था तभी से मेरा ये टारगेट बन चुका था कि अभी एमएससी के बाद मुझे जो जियोग्राफी का मैंने पढ़ाई किया था उसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मैंने देखा कि सिविल सर्विस के थ्रू ही हो सकता है। और मुझे लगता था कि हर रोज कुछ नए सिचुएशन फेस करना, उसे टैकल करना, हैंडल करना, ये सब में मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने सिविल सर्विस को अपना रास्ता चुन लिया और उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। यही मेरा प्राइमरी मोटिवेशन था। सौम्यजीत, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा है जो कॉलेज में है या फिर कॉलेज जस्ट कंप्लीट किया है एंड कई बार व्हाट फैसिनेट्स देम इज टू क्लियर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो की स्ट्रैटेजी क्या थी, अगर हम की सक्सेस की पूछें कि व्हाट हैज ड्रोव यू टू गेट रैंक 7 इन रेवेन्यू ऑफिसर इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, फर्स्टली मैंने तो पूरा सिलेबस देख लिया था कि मुझे क्या कंप्लीट करना है और कितना टाइम लगेगा। उसी के मुताबिक मैंने हर वीक का एक टारगेट फिक्स करता था कि वीक में इतना सा सिलेबस मुझे कवर करना है और उसको मैं डेली टारगेट्स में डिवाइड कर लेता था कि हर रोज मुझे इतना कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए ये टारगेट मुझे हासिल करना है, मतलब डेली टारगेट हासिल करना है। तो यही साइकिल चलता रहा। 3 महीने बाद मुझे लगा कि मैं पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ और तभी भी प्रीलिम्स का 2-2.5 महीना बाकी था। तब मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया और मैंने टारगेट किया कि एक महीने में पूरा सिलेबस को एक बार रिवीजन करना है और जो 2 महीना बाकी था उसमें 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि जो प्रिपरेशन मैं अभी तक करके आया उसमें से प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है। और जब मैंने प्रीलिम्स देने के लिए बैठा तो एट द एंड, आफ्टर रीचिंग एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैंने जो आंसर करके आया तो प्रीलिम्स हो जाएगा इस बार। छोटे छोटे टारगेट्स को बनाया, उस गोल्स को अचीव किया एंड फिर सक्सेस का जो रिजल्ट है वो आज हम सभी के सामने है। अब हमारे साथ हैं सौम्यजीत, अगर मैं स्ट्रैटेजी पूछूं, हम कई बार होता है हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं प्रीलिम्स की, मेंस की, लेकिन हमने कई बार सुना है प्रीलिम्स और मेंस एक साथ करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें, 2019 में शुरू हुआ, रिजल्ट 2021 में आया, ये जो एग्जामिनेशन साइकिल है
उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मेंस की, वो जो बीच में प्रीलिम्स और मेंस का टाइम होता है उसको कैसे मैनेज करना है? मैंने कोई अलग ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं बनाया कि फिल्म्स के लिए कुछ अलग करना है, मेंस के लिए कुछ अलग करना है। क्योंकि पूरा ही एमसीक्यू पेपर आता है, इसलिए मैंने मेंस को फोकस करके पूरा स्टडी प्लान ओरिएंटेशन किया। और मेरा फोकस था कि मेंस की डिफिकल्टी लेवल तक मुझे जाना है, और मैं मेंस को टारगेट करके पूरा प्रिपरेशन कंटिन्यू करता रहा। और सेम पैटर्न का क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में आता है। तो जब मैंने प्रीलिम्स अटेंड करने गया तो देखा कि ठीक है, तो जो मेंस का प्रिपरेशन है, अगर मेंस को टारगेट करके कोई एस्पिरेंट तैयार होता है तो प्रीलिम्स उसका आराम से क्लियर हो जाए। आपने कहा कि प्रीलिम्स का जो लेवल है, प्रीलिम्स के लेवल से शुरू करके आप मेंस के लेवल तक जाते थे, तो ये जो पैरामीटर ऑफ डिफिकल्टी है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आपने कैसे सेग्रीगेट किया? मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करके देखा था कि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा ऑब्सक्योर जो क्वेश्चन बनता है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो ज्यादा ऑब्सक्योर क्वेश्चन पे नहीं जाते। मतलब दो तीन दे भी देता है तो उसका क्वांटिटी बहुत ही कम रहता है, और मेंस में वो अनकॉमन ऑब्सक्योर क्वेश्चन का क्वांटिटी बढ़ता है। तो मैंने जब प्रीलिम्स के लिए रिवीजन किया था तो तब मैंने वो चीज को ध्यान में रखते हुए रिवीजन किया था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई किया था तो मैंने सारी चीज को एकदम कंप्लीट किया था, कि कुछ चीज को छोड़ के गया मेंस की पहले देख लूंगा, ऐसा मैंने नहीं किया था। मतलब कंप्लीट करके जब मैंने रिवीजन का टाइम आया था तब मैंने वो एडजस्ट किया था कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। सौम्यजीत, हम हर बार बात करते हैं कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेस होने चाहिए, लेकिन जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स जो अपने अटेम्प्ट है वो भी मिस कर देते हैं कि इस बार तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, रिवीजन बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। मैं इन एस्पिरेंट्स के लिए पूछना चाहूंगी, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों ने इसकी बात भी नहीं की है कि जो अगर हम मेंस पे आए तो ये जो 4 दिन का एग्जामिनेशन होता है उस समय कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलता है। हाँ, मेंस का जो 4 दिन का एग्जाम होता है, 2019 का कंटिन्यूअसली 4 डे तक एग्जाम हुआ था। तो उस टाइम पढ़ने का कुछ नहीं है, जस्ट एग्जाम देके घर आना है और रेस्ट करना है अगले दिन का एग्जाम अटेंड करने के लिए। जितना प्रिपरेशन है वो मेंस की पहले दिन तक है, और वो ही डेडलाइन रख के स्टडी करना चाहिए कि मेरा इस वीक से मेंस स्टार्ट हो रहा है तो मेरा अगले वीक तक जो कुछ भी पढ़ना है तब तक फिनिश होना चाहिए। यानी कि वो 4 दिन में पढ़ाई नहीं हो सकती है, बस आपको अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको बेस्ट देना है एग्जामिनेशन में। लेकिन सौम्यजीत, जैसे हमने अभी भी बात की कि जो एग्जामिनेशन साइकिल को कई बार काफी लंबी होती है, 2019 का एग्जामिनेशन था, रिजल्ट 2021 में आया, तो ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो वीक वाइज हो, मंथ वाइज हो, और अगर हम इसमें बात करें तो ईयर वाइज हो, वो हाँ। कैसे कैसे होती है, आपने कैसे की? मैं उस पे जानना चाहती हूँ। और नॉर्मल एस्पिरेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे समझें कि अब हमने ये सब्जेक्ट कई महीने पहले पढ़ा है, फिर उसको कब रिवाइज करना है, ये पूरी साइकिल। मैंने ज्यादा गैप नहीं रखा था कभी भी किसी सब्जेक्ट की रिवीजन के बीच में। मतलब 1 महीने का गैप हो गया फिर जाके वो सब्जेक्ट रिवीजन करने गया मैं, ऐसा कभी नहीं किया था। मैं छोटा छोटा टारगेट फिक्स करता था कि मैं मुझे 5 पेज पढ़ना है कि 6 पेज पढ़ना है, लेकिन उसको जल्दी से पिकअप करना है 2-3 दिन में। तो इसमें मुझे लगता था कि मेरा कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाया है। और मैंने ऐसा फिक्स किया कि 2 महीने के अंदर मुझे पूरा जो सिलेबस है उसका रिवीजन कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर, किसी भी हाल में। तो 2 महीने की टारगेट लेके मैं चलता था और उसको डेली टारगेट्स में बांट लेता था। और 2 महीने बाद मैं देखा कि मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया, कि 2 महीने 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग गया बस। मतलब उस डेडलाइन को मैं फॉलो करता था स्ट्रिक्टली। और फिर मैंने वो 2 महीने का साइकिल चालू किया, फिर 2 महीने का साइकिल। तब एंड ऑफ द ईयर जाके पता चला कि मेरा 4 बार रिवीजन हो चुका है एक एक सब्जेक्ट का। सौम्यजीत, मेंस में भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जो जनरल स्टडीज के हाँ। रहते हैं, उसको कितना सॉल्व करना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी अगर हम बात करें, एलिमिनेशन, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमिनेशन है वो कैसे, कब, कौन से स्टेज में कैसे डेवलप होती है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और रिवीजन करने के साथ साथ ये डेवलप होता है। पहले ही दिन से ये एकदम नहीं आता था मेरे को, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता था। तब मैं
देखा कि मुझे क्वेश्चन को मतलब कुछ पार्ट में डिवीजन कर लेना है कि कितना क्वेश्चन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम श्योर शॉट है मेरा, मतलब ये 100% करेक्ट है, कितना क्वेश्चन में मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, कितने में दो एलिमिनेट कर पाया। ऐसे मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और मैं डेली जो 4 या 5 सब्जेक्ट को पढ़ता था उसका 20-20 करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। और इस ऐसे ही मेरा पर डे करीब 80 टू 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू का डेली सॉल्व होता था। तो वीकली वो जाके करीब 600 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। और वही सेम क्वेश्चन को मैंने रिवीजन भी करता था कि कहाँ मैंने गलती किया, कौन सा ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करना चाहिए था लेकिन मैं गलत ऑप्शन एलिमिनेट करके आया। वो क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए, करेक्ट हो गया फिर भी एनालाइज करना चाहिए। उसी से एक आइडिया लगता है कि मतलब क्वेश्चन को कैसे पहचाने, और कुछ ऑब्सक्योर क्वेश्चन भी आ गया तो उसको लॉजिक लगा के कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके उसका करीब पहुंचा जा सकता है। हर बार क्वेश्चन सही नहीं होता था लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ता है प्रैक्टिस करने से। अभी हमने जनरल स्टडीज की बात की और जनरल स्टडीज वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है और जो लैंग्वेज पेपर और ऑप्शनल होता है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो सौम्यजीत, मैं आपसे आपके ऑप्शनल के बारे में जानना चाहूंगी और जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऑप्शनल में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करें ताकि उनके आंसर्स से अलग रहें। मुझे लगा था कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये डब्ल्यूबीसीएस का गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि सभी एस्पिरेंट एमसीक्यू करीब सिमिलर लेवल पे ही उसका एफिशिएंसी ले जाते हैं, लेकिन जो गेम चेंज कर देता है वो है ऑप्शनल और लैंग्वेज पेपर। तो मैंने ऑप्शनल को ज्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि मेरा बीएससी और एमएससी का जो सब्जेक्ट था जियोग्राफी, वही मेरा ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी था। इसलिए वो मेरा एडवांटेज बन गया था कि कम टाइम में मैं वो ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसको मैं जल्दी कवर कर पाया उसको। और मैं अपने घर पे 11th-12th का जो स्कूल का जियोग्राफी ट्यूशन होता है मैं पढ़ाता था बच्चों को। और इसमें क्या होता था, मेरा वो रिवीजन कंटिन्यूअसली चलता था। और कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, वो उसका कोई डाउट हो गया तो मैं उन लोगों को बोलता था कि तुमको कोई भी डाउट होता है कॉलेज की सिलेबस में भी तो तुम मुझे पूछ लो, मैं तुमको बता दूंगा कि क्या है उसमें। तो इसी के चलते मेरा जो टच रहता था जियोग्राफी के साथ। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 11th-12th का, तब मैंने देखा कि उसका बहुत सारा चीज वो डब्ल्यूबीसीएस का सिलेबस से भी मिलता है, मतलब सिमिलर है टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए 11th-12th की बुक्स का जो डायग्राम फ्लो चार्ट वो मैं हर वीक देखता था। तो वो मेरा दिमाग में सेट हो गया कि आ, कोई एक क्वेश्चन लिखना है तो उसमें कौन सा डायग्राम देना है, कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये मेरे को मैं कभी अलग से सोचने का टाइम नहीं लगा कभी भी, मतलब इंस्टेंट वो आने लगता था राइटिंग के वक्त। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जियोग्राफी में जितना सारा मैप्स डायग्राम ये सब हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 लाइन लिखने से ज्यादा है एक पिक्चर और एक डायग्राम दे देना, उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। तो मैं वही किया था, हर क्वेश्चन में मैंने 4-5 पिक्चर डायग्राम फ्लो चार्ट ये सब देके प्रेजेंट किया था। और आंसर को अननेसेसरी लेंदी नहीं किया था, टू द पॉइंट एकदम फोकस्ड आंसर राइटिंग किया था मैंने। तो ऑप्शनल देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ऑप्शनल ठीक ठाक गया, वो काफी अच्छा गया। सौम्यजीत, आपने अभी बताया कि किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, आपका एक डिवीजन और कांस्टेंट टच बना हुआ था क्योंकि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही ज्योग्राफी में था। सौम्यजीत, अभी आपने बात की कि आप किस तरीके से डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड करते थे। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि डायग्राम और फ्लो चार्ट कैसे इंक्लूड करना है, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं आंसर्स को अलग बनाना है, सुंदर बनाना है तो फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, लेकिन ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे इंक्लूड करना है वो कैसे होगी, वो कैसे डेवलप होगी? ये आंसर राइटिंग और क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन का क्या चाहिए क्वेश्चन को। और फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का एग्रो क्लाइमेटिक जोन का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें एक इंडिया का डायग्राम तो मस्ट है। उसमें इंडिया का जो प्लेन्स है, गैंजेटिक प्लेन,
इंडस जो पंजाब प्लेन है उसको अलग से दिखाना है, और वहाँ पे कहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है पंजाब की साइड में, और इधर राइस का कल्टीवेशन बंगाल में ज्यादा होता है, और टी कल्टीवेशन दार्जिलिंग असम में होता है। ये सब वहाँ पे पॉइंट करके दिखाना है, और फिर उसका एलिवेशन से क्या संबंध है ये भी डायग्राम से दिखाना है, कि हिमालय का जो 4 रेंज है, विंध्यान रेंज कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, कहाँ पे बारिश ज्यादा मिलता है, कहाँ पे कम मिलता है। यही सब चीज को डायग्राम से मैं दिखाता था। और फिर कोई अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, वॉन थुनेन मॉडल, इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, तो उसका भी वो एक साइकिल आइसोडापिन का डायग्राम होता था। वो भी 11th-12th का बुक में मैंने पढ़ाया था उन लोगों को, शॉर्ट में था लेकिन वो डायग्राम दिया हुआ था। वो मैंने काफी बार देख चुका था, वो वही डायग्राम मैंने इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो सकता है बाकी स्टूडेंट से। तो अमिजीत, हमने कई बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पे चर्चा की। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तभी से देखता था, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है, पीडीएफ आता है, मैंने काफी बार रिवीजन किया था, और अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो स्पेशल वीडियोस स्टडी आईक्यू से मिलता है वो तो काफी हेल्पफुल रहा। और ये क्या होता है, जो विजुअल अंडरस्टैंडिंग जो अलग से बनता है इसमें, उसमें कैप्चर करने में काफी हेल्प होता है। मतलब एक पीडीएफ 10-12 पेज का पढ़ने से एक वीडियो में अगर जल्दी से एक बार कुछ देख लिया, सुन लिया, तो उसका मेमोरी काफी दिन तक रहता है, और वो क्वेश्चन देख के वो वीडियो का याद आ जाता है कि अच्छा ये वीडियो में मैंने देखा, सर ये बताए थे, तो क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने में बहुत फायदा होता है। अमिजीत, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंस को सुन के। थैंक यू वेरी मच। पूरी स्टडी आईक्यू की टीम आपको शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।